Assalamu alaikum students, this is Muzammil Hashmi and this video lecture is about question number 19 of exercise 2.4 second year mathematics. Students, before we start the actual question, हमें ये बात पता करनी पड़ेगी, हमें ये बात देखनी पड़ेगी जो कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं. आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा सा मैं रेफरेंस दूंगा. आप इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले हो सकता है मैं रेफरेंसेस दूंगा क्वेश्चन नंबर 18 के. तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ इस तरह की बात लिखी हुई है कि फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स, ठीक है ना, इस तरह की स्टार्टिंग है उस सवाल की, वो आप लोगों ने समझा हुआ है वो क्वेश्चन. फिर मैं आगे बात करूँगा. तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. आपने एक फार्मूला पढ़ा है, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये पढ़ा है. इसकी डायग्राम कैसे बनती है? इसकी डायग्राम ऐसे बनती है कि भाई दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनके इंटरसेक्शन के ऊपर एंगल बन रहा है थीटा, और थीटा की जो डायरेक्शन है अगर गिवन नहीं है का मतलब ये है कि गिवन थीटा की डायरेक्शन गिवन होती है फ्रॉम और टू के वर्ड के अंदर, ठीक है ना. फ्रॉम एंड टू इज़ द डायरेक्शन. तो अगर गिवन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन फॉलो करते हैं. एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डायरेक्शन? स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज. तो मैं इसमें इस तरह से एरो लगा देता हूँ. तो जिस लाइन पर जाकर एंगल बनता है उस लाइन के स्लोप को हम m1 कहते हैं, और जिस लाइन से एंगल बनना शुरू होता है उस लाइन के स्लोप को हम m2 कहते हैं. लेकिन मैं अब थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग करता हूँ. चेंजिंग ये करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर m2 और m1 को इंटरचेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला बेसिकली गलत हो गया, ठीक है. तो इसको मैं डायग्राम के अंदर कैसे संभाल सकता हूँ? डायग्राम के अंदर ऐसे संभाल सकता हूँ कि मैं इन दोनों को भी चेंज कर देता हूँ. इस m2 को m1 लिख देता हूँ और इस m1 को m2 लिख देता हूँ. अब ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक हो चुका है. अच्छा भाई, तो इन दोनों बातों से हासिल क्या हुआ? इन दोनों बातों से हासिल ये हुआ कि आप देखो अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस m1 m2 अगर मल्टीप्लाई करवाए जाएँ या इनकी जगह इंटरचेंज करके m2 m1 अगर लिख दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है ना. आप m1 m2 लिखें या m2 m1 लिखें, जवाब एक ही आना है. लेकिन न्यूमरेटर में ऊपर क्या लिखें, m2 माइनस m1 लिखें या m1 माइनस m2 लिखें, ये मैटर करता है. ये दो अलग अलग बात है. तो मेरा ये सवाल बन जाता है कि पहले कौन सा एंगल लिखा जाएगा और एंगल नहीं, स्लोप. पहले कौन सा स्लोप लिखा जाएगा और कौन से स्लोप को माइनस किया जाएगा? उसका जवाब ये है कि जिस लाइन पर जाकर एंगल बना, ये एंगल बनना शुरू हुआ इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन पर जाकर एंगल बन गया, तो जिस लाइन पर जाकर एंगल बना इस वाली लाइन का स्लोप पहले लिखा जाएगा, ठीक है. और जिस लाइन से एंगल बनना शुरू हुआ था इस लाइन का स्लोप को माइनस किया जाएगा. ये इसका जवाब है. अब इस वाली लाइन के स्लोप को आप कुछ भी कह दीजिए, इस वाली लाइन के स्लोप को आप कुछ भी कह दीजिए, बस इस वाली लाइन का स्लोप पहले लिखा जाएगा और इस वाली लाइन का स्लोप को माइनस किया जाएगा. और अपॉन में आप इंटरचेंज करते हैं तो मैटर नहीं करता ये, ठीक है ना. दोनों सूरतों में एक ही जवाब आना है. अच्छा भाई, अब दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करूँगा. क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो है ना एक इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ था CAB. आमतौर पे क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम जिस तरह से टीचर सॉल्व कर रहे होते हैं इसको, वो इस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं कि A पे बनने वाले एंगल को अल्फ़ा कह देते हैं, B पर बनने वाले एंगल को बीटा कह देते हैं और C पर बनने वाले एंगल को गैमा कह देते हैं. अच्छा, अब एंगल की डायरेक्शन सही ना, असल में तीनों को थीटा नहीं कहा जा सकता, तीनों को सेम नहीं कहा जा सकता. तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अल्फ़ा बीटा और गैमा कह दिया. θ1 θ2 θ3 ही कहते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने अल्फ़ा बीटा गैमा लिख दिया है. अच्छा, तो ये है AB जो है एक स्ट्रेट लाइन है, उसके स्लोप को मैंने कह दिया m1. B से लेके C तक जो लाइन है उसके स्लोप को मैंने कह दिया m2. और ये थर्ड साइड जो है इसके स्लोप को मैंने कह दिया m3. अब ज़रा ये देखें कि डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन फॉलो की जाएगी एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन क्या है? ये इस तरह से शुरू हुआ, यहाँ पर जाकर एंगल बना. तो भाई देखें, ये अल्फ़ा जो है ना वो बनना शुरू हुआ AB से,
ए बी एक साइड ऑफ द ट्राइंगल है और जाकर बना ए सी के ऊपर। ए बी का स्लोप है m1, ए सी का स्लोप है m3, m2 का कोई काम नहीं है अल्फ़ा की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्फ़ा की जब हम बात कर रहे हैं m2 का कोई काम नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ tan थीटा, थीटा इस वक्त थीटा नहीं बल्कि अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, इस जगह पे बताया कि जिस लाइन पर जाकर एंगल बना उस वाली लाइन के स्लोप को पहले लिखा जाएगा, दैट इज़ m3 माइनस, और जिस वाली लाइन से एंगल बनना शुरू हुआ था उस लाइन के स्लोप को बाद में लिखा जाएगा, और यही दोनों स्लोप अपॉन में 1 प्लस के साथ लिखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको tan अल्फ़ा का फॉर्मूला बताया, ठीक है। tan अल्फ़ा का फॉर्मूला ये बन गया। इसी तरीके से tan बीटा का मैं फॉर्मूला आपको क्या बताऊंगा, आप ज़रा यहाँ पर देखें। tan बीटा की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी। तो एंगल जिस लाइन पर जाकर बना, एंगल बीटा जिस लाइन पर जाकर बना वो ये लाइन है ए बी, तो इसका स्लोप पहले लिखा जाएगा m1, और जिस लाइन से एंगल बनना शुरू हुआ था दैट इज़ द स्लोप ऑफ दैट लाइन इज़ m2, तो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा m1 माइनस m2 और अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला ही बन जाता है खुद ब खुद। इसी तरीके से tan गैमा मतलब गैमा की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस तरीके से बनेगी। तो क्या लिखा जाएगा, जिस लाइन पर जाकर एंगल बना यानी कि बी सी, जिस लाइन पर जाकर एंगल बना उसका स्लोप पहले लिखा जाएगा m2, और जिस लाइन से एंगल बनना शुरू होता है एंगल गैमा वो है ए सी, उसका स्लोप है m3। तो tan गैमा के लिए बराबर होगा फॉर्मूला m2 माइनस m3, यहाँ लिखा जाएगा m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। तो स्टूडेंट्स ये दो बातें थी जो कि मैंने ज़रूरी समझा इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले। बाकी अब एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम, आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ही होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, वो बात है एक्सरसाइज 2.3 का कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया था कि हाउ टू ड्रॉ अ जनरल ट्राइंगल, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ अ जनरल ट्राइंगल। मैंने आपसे कहा था ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो जनरल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है, एक वर्टेक्स जो है ना आप रख देते हैं ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर रख देते हैं, और दूसरा जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का वो आप x एक्सिस पर कहीं पर रख देते हैं, तो इससे आपको मिल जाते हैं मैक्सिमम 0, सही है। ये भी 0,0 एक वर्टेक्स मिल गया आपको, और दूसरा वर्टेक्स में भी एक ऑर्डिनेट जो है वो 0 मिल गया, एब्सिसा a होगा, वेरिएबल क्रिएट हो गया यहाँ पर। और जो तीसरा आपके पास वर्टेक्स होता है ट्राइंगल का वो होता है b, c। मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके से एक जनरल ट्राइंगल ड्रॉ किया जाता है ग्राफ के ऊपर। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इस वक्त जो हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जनरल ट्राइंगल नहीं है, ये खास ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस वक्त एक जनरल ट्राइंगल के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, एक स्मॉल a है, स्मॉल b और स्मॉल c, ठीक है ना, 3 वेरिएबल्स है जिसको मुझे हैंडल करना होगा। लेकिन मैं इन 3 में से भी एक और वेरिएबल कम कर सकता हूँ। कैसे, मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करता हूँ कि मेरा जो वर्टिकली हाफ पोर्शन है ना ट्राइंगल का वो इस तरफ हो और हाफ पोर्शन इस तरफ हो, यानी कि ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ। ऑटोमेटिकली ये ट्राइंगल है जिसका पहला वर्टेक्स a है, दूसरा वर्टेक्स b है और ये तीसरा वर्टेक्स c है। तो खुद ब खुद क्या होगा, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो a है, ओरिजिन से b तक का जो डिस्टेंस है वो a है, लिहाजा b के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो a, 0 हो गए। खुद ब खुद ओरिजिन से लेकर a तक का डिस्टेंस भी a ही बना, लेकिन चूंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर है लिहाजा इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो -a होगा इसका एब्सिसा, और ये पूरा का पूरा x एक्सिस है तो इसके ऊपर ऑर्डिनेट तो लाजमी तौर पे 0 होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक y एक्सिस का पॉइंट है, सही है, y एक्सिस का एक पॉइंट है c जिसका एब्सिसा यकीनन 0 होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो हाइट है वो कुछ ना कुछ है, तो इसकी हाइट को मैं कह देता हूँ, a नहीं कह सकता, यूज़ कर चुका हूँ, इसकी हाइट को मैं कह देता हूँ b। अब आप देख लें पूरी की पूरी डायग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं जिसको आपने डिस्कस करना है, जिसको आपने हैंडल करना है, एक a है और एक b है, सही ना। a और माइनस है, अलग अलग नंबर्स तो है नहीं, एक ही नंबर है। अगर मिसाल के तौर पे मैं कह दूँ a की वैल्यू 1 है
तो आपको पता चल गया 1,0 और -1,0। तो ये दो वर्टिसेस आपको अलग अलग काउंट नहीं करने, अलग अलग वेरिएबल्स नहीं है, ये ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। तो मैं आपको ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये बताता। जनरल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स आते हैं और आएंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इसके अंदर 3 से भी कम वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं खाली, एक ए और एक बी। नाउ वी कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं शो दैट द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ कॉन्ग्रुएंट एंगल। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 18 समझा हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 समझा हुआ होगा इसी एक्सरसाइज का 2.4 का, तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। मैंने कोशिश की है शुरू में मैं वो चीज़ें कवर कर लूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 18 अगर आपने समझा हुआ होगा तो ये क्वेश्चन आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने आपको इसकी डायग्राम समझाई अलग से। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक इनकम्प्लीट डायग्राम लिखी हुई है। मतलब जो बातें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं वो मैं ज़बानी बता दूंगा। ये है ओरिजिन, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, यानी कि ये वाई एक्सिस है, लिखा हुआ है मैंने, ये एक्स एक्सिस है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स एक्सिस। तो इस लिहाज से दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन है। ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बी उसके कोऑर्डिनेट्स है a,0, ऑटोमेटिकली इसके कोऑर्डिनेट्स होगा -a,0, और ये सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है b, 0, b। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, a ये लिखा हुआ है, b ये लिखा हुआ है, c ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आर द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और मैंने m1 m2 m3 यहाँ लिखा हुआ है, m1 इज द स्लोप ऑफ ab। तो ये जो लाइन है ab, मैंने यहाँ डायग्राम में शो नहीं किया m1 क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ m1 इज द स्लोप ऑफ ab। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप है m1, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप है m2 इज द स्लोप ऑफ bc। ये जो b से लेके c तक जो लाइन है मैं लिख देता हूँ। असल में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने से ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कम से कम चीज़ें यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के एंड में एक बड़ी सी डायग्राम बनाकर दिखा दूँ एक्चुअल, ठीक है। आप शायद चेक कर लें, एंड में, सबसे एंड में मैंने इसकी डायग्राम बनाई है कि नहीं बनाई। आप नोट कर लें वीडियो का टाइम, और एंड में वीडियो का एंड में जो है ना डायग्राम देख लें अच्छे से, बड़ी सी मैं बना दूंगा, और उसको देख लें, ड्रॉ कर लें, उसके बाद वापस यहाँ पर आ जाए। मैं यही डायग्राम बहुत बड़ी सी ड्रॉ कर दूंगा। ये है m3 और ये ab का जो स्लोप है वो है m1, ए से लेके बी तक का जो स्लोप है वो m1 है। ए पर बनने वाला एंगल अल्फा है, बी पर बनने वाला एंगल गैमा है, सी पर बनने वाला एंगल, ए पर बनने वाला एंगल अल्फा है, बी पर बनने वाला एंगल बीटा है, ठीक है ना, बीटा, और सी पर बनने वाला एंगल ये पूरा का पूरा गैमा है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आ जाएं, देखें ये है कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप ये अल्फा की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, सही है। अल्फा की क्या वैल्यू है, ये ए बी का जो स्लोप है वो m1 है, ए से लेके बी तक जो स्लोप है वो m1 है। लिहाजा आप लोग यकीनन ये देख सकते होंगे कि यहाँ पर मैंने tan थीटा निकाला हुआ है। क्या आप लोग देख सकते हैं जी? आप लोग थोड़ा सा मुश्किल से देख सकते हैं। देखें भाई, यहाँ पर मैंने टू फाइंड अल्फा, सही है, tan अल्फा इज इक्वल टू m3 माइनस m1। m3 माइनस m1 जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, m3 माइनस m1 का मतलब हो गया ये जो AC एक लाइन है इसका स्लोप माइनस AB जो लाइन है इसका स्लोप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3, ठीक है। अच्छा जी, m1 m2 m3 इसका मतलब ये है कि मुझे पहले से निकालना पड़ेगा। तो पहले से निकालना पड़ेगा का मतलब ये है कि मैं निकाल लेता हूँ। भाई देखें ये m1 है, मैंने यहाँ पे लिखा है टू फाइंड m1 क्या है, ए से लेके बी तक का स्लोप, ए से लेके बी तक जो लाइन है उस लाइन का स्लोप। तो ए और बी ये लिखे हुए, स्लोप इस फॉर्मूला इसका बनता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन दोनों के ज़रा कोऑर्डिनेट्स देख लें, ए और बी के, 0 माइनस 0, ऊपर आ गया 0 माइनस 0, और नीचे क्या आ गया a माइनस a। तो a माइनस माइनस a का मतलब a प्लस a, 2a बन गया, तो 0 अपॉन a नंबर है 0। m1 की वैल्यू 0 है। m2 यहाँ b से लेके c तक जो लाइन है उसके स्लोप को मैं m2 कह रहा हूँ। तो m2 निकालने का भी वही फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप ये देखें मैंने क्या किया है, मैंने m2 निकालने के लिए b माइनस 0 का मतलब ये है कि ये जो c है इसके कोऑर्डिनेट 0, b, तो b माइनस 0 ये ऊपर लिख दिया,
b माइनस जीरो, और अपॉन में क्या लिखा है 0 माइनस ए, तो ये लिख दिया 0 माइनस ए। तो ये बन रहा है इस हिसाब से b अपॉन माइनस ए, ये ऊपर तो b माइनस जीरो b बन गया, अपॉन में 0 माइनस ए बन गया, तो b अपॉन ए नेगेटिव। लेकिन आप ये देखें कि ये न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ m2 नहीं आ रही, m2 की जो वैल्यू है वो b अपॉन ए, b और a की फॉर्म में आ रही है, नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये नहीं चाहिए। क्या करना पड़ेगा, मुझे b और a का रिलेशन पता करना पड़ेगा। b और a का रिलेशन कैसे पता होगा, तो इसका जवाब है कि ये ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ये है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर होता कुछ यूँ कि तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं का मतलब ये है कि कोई सी भी दो साइड आपस में बराबर रखी जा सकती हैं। ये क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, m1 की वैल्यू मैंने निकाली है तो 0 आ गई न्यूमेरिक, वेल एंड गुड, बेहतरीन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब मैं m2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, m2 की वैल्यू आ रही है b अपॉन ए नेगेटिव, तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ रही, b और a की फॉर्म में आ रही है, ऐसा आगे जाकर जो ना हम फंस जाएंगे। तो मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो किसी भी एक साइड की लेंथ को मैं बराबर रखूँगा किसी दूसरी साइड के लेंथ के, तो ये दोनों लेंथ्स में यकीनन मुझे निकालनी पड़ेंगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा टू फाइंड ये ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर मैं मालूम कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं ए बी का स्क्वायर मैं मालूम कर रहा हूँ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो कि डिस्टेंस फार्मूला होता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, a से लेके b तक का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों पॉइंट से निकलेगा, वो क्या है a माइनस माइनस ए, तो ये लिखा हुआ a प्लस ए, और ये दोनों y2 माइनस y1 का मतलब हो गया 0 माइनस 0, तो ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, तो ये 2a प्लस ए ब्रैकेट के अंदर 2a बन गया, इस पर स्क्वायर अप्लाई हो गया, 0 माइनस 0 0, उस पर स्क्वायर भी 0, तो कोई मैटर नहीं करता। तो ए बी का स्क्वायर बराबर आ रहा है 2a स्क्वायर के, ठीक है। इसी तरीके से कोई सी दूसरी साइड उठा लीजिए, दूसरी साइड मैंने उठाई है b से लेके c तक, तो b के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, c के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, b, तो इस पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो वो बनेगा a माइनस 0, तो ये लिखा हुआ a माइनस 0 स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरह 0 माइनस b, ये लिखा हुआ दूसरे ब्रैकेट में 0 माइनस b, तो ये है माइनस b का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ b c का स्क्वायर। असल में मुझे क्या करना है, मुझे ये करना था, सही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपस में बराबर है, उन तीनों में से कोई सी भी दो साइड मैंने बराबर रख दी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, या अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके स्क्वायर्स भी आपस में बराबर होंगे, तो स्क्वायर्स बराबर हो गए। मैंने असल में स्क्वायर्स ही निकाले हुए ना, ये ए बी का स्क्वायर और ये बी सी का स्क्वायर, तो मैंने ए बी के स्क्वायर की जगह पर 2a का स्क्वायर रख दिया और बी सी के स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया। इस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर बन जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर मर्ज कर सकते हैं एक जगह जब ले आएंगे इक्वल टू के, तो a स्क्वायर 4a स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे सिंगल a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सिंगल a स्क्वायर को इस तरफ लेकर आ जाइए, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे अकेला b स्क्वायर बच गया। मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से हुआ क्या, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ b बचा, और ये जो a स्क्वायर है ये रूट से बाहर आकर a बन गया, और 3 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, लिहाजा ये रूट के अंदर ही रह गया, तो b की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ a वो बनती है अंडर रूट 3a, तो ये वैल्यू है b की इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है, a और b का कनेक्शन भी कह सकते हैं। अब मैं m1 m2 m3 की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, m1 में तो कोई इशू ही नहीं था, वो तो डायरेक्टली मेरे पास 0 आ गई, मैं पहुँच चुका था यहाँ तक। m2 की वैल्यू जो वो b अपॉन माइनस a है, तो अब मैं b की जगह पर ये लिख सकता हूँ, b की जगह पर अंडर रूट 3a लिख सकता हूँ। मैंने यही किया, सिंस b इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, तो ऊपर मैंने अंडर रूट 3a लिख दिया, और इसको लिखने से a और a आपस में कैंसिल हो गया, बाकी बचता है अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 1, यानी कि माइनस का अंडर रूट 3, ये m2 की न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके अंदर a और b यानी कि कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। m3 के साथ भी यही हुआ है, m3 के साथ क्या हुआ भाई, m3 इज द स्लोप ऑफ a से लेके c तक, तो a और c उसका y2 माइनस y1 का मतलब हो गया, y2 माइनस y1 का मतलब हो गया b माइनस 0, ये देखें y2 माइनस y1 b माइनस 0, ऊपर लिख दिया b माइनस 0, b माइनस 0 ऊपर लिख दिया, और फिर 0 माइनस माइनस a, तो 0 प्लस a हो गया, 0 प्लस ए हो गया, तो b अपॉन a बन गया, लेकिन b की जगह वापस से मैं अंडर रूट 3a लिखूंगा, क्यों, मैंने डेरिवेशन की है इसकी, तो मैंने b की जगह जब अंडर रूट 3a लिखा तो a से a दोबारा से कैंसिल हो गया, यहाँ पर m3 की न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है अंडर रूट 3, अब ये m1 है न्यूमेरिक है,
ये m2 है, न्यूमेरिक वैल्यू है, नो वेरिएबल इन्वॉल्व, और ये m3 है, न्यूमेरिक वैल्यू है। अब मैं tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan अल्फा जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया था कि tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3। मैंने m3 की जगह पर √3 लिख दिया, m1 की जगह पे 0 लिख दिया, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन की, मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू आ रही है √3। तो √3 tan लेफ्ट हैंड साइड पर tan लिखा हुआ है, tan को ज़रा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने से मेरे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आएगी tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स √3। कैलकुलेटर के जरिए पता करेंगे आप अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री। सेम tan बीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 की जगह पे आप 0 पुट कर देंगे, m2 की जगह पे माइनस √3 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी √3, सिंप्लीफिकेशन करने से बीटा की वैल्यू 60 डिग्री। tan गैमा की वैल्यू भी आप इसी तरह फॉर्मूला क्या बनेगा, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, डायरेक्शन से पता लगेगा। एंड में मैं एक बड़ी सी डायग्राम बना दूंगा इस सवाल की, एक बार फिर बता रहा हूँ, तो आप एंड में इस क्वेश्चन की डायग्राम देख लीजिएगा जिसमें ईच एंड एवरीथिंग मैं इन्वॉल्व कर दूंगा। m2 की जगह पर मैंने लिख दी m2 की वैल्यू माइनस √3, ये लिखा हुआ। m3 की जगह पर मैंने m3 की वैल्यू √3 यहाँ पे लिख दिया, और इन दोनों की जगह पर भी सिंप्लीफाई किया। कैलकुलेटर में आप पूरा का पूरा पुट कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने से आपको जवाब मिल जाएगा √3। तो √3 जब आपको tan गैमा की भी वैल्यू मिल जाएगी, tan गैमा की भी वैल्यू √3 मिल जाएगी, तो आप tan को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो गैमा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √3, दैट इज गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप गौर से देख लें, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू, तीनों की वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं। तो क्वेश्चन ये था हमारा कि भाई प्रूव करो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। मेरे सामने तीनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सबको नज़र आ रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। हेंस ऑल द 3 एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, हेंस प्रूव। मैं इसकी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ बड़ी सी। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दी है, लेकिन अभी भी ये पार्शल है। इसमें क्या है, ये वाई एक्सिस है, जो कि मैं रिपीट कर रहा हूँ उस डायग्राम को। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये ओरिजिन है, जिसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a है, लिहाजा b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, 0 है। 0 इसलिए ऑर्डिनेट इस पॉइंट का इसलिए 0 है क्योंकि x एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। इसी तरीके से y एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो उसका एब्सिसा 0 होता है। तो इसका ऑर्डिनेट दोनों के ऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, लिहाजा ये बन गया a, 0। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी a है, लिहाजा ये भी बन गया a, 0। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन की वजह से एब्सिसा का जो साइन है वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, लिहाजा माइनस a, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और ऊपर जो c है उसमें क्या है, y एक्सिस का पॉइंट है, लिहाजा एब्सिसा तो 0 है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कुछ भी हो सकती है, तो a के अलावा मुझे कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि मैंने b मुनासिब समझा, मैंने b लिख दिया। अच्छा, m1 इज़ द स्लोप ऑफ ab। ये मैं डायग्राम इसी जो सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया है इसी के हिसाब से डायग्राम समझा रहा हूँ। m1 इज़ द स्लोप ऑफ ab, m2 इज़ द स्लोप ऑफ bc एंड m3 इज़ द स्लोप ऑफ ac। और एक आखिरी चीज़, अल्फ़ा का जो अल्फ़ा ए पर बनने वाला जो एंगल है उसको मैं अल्फ़ा कह रहा हूँ, और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। लिहाजा मैंने tan अल्फ़ा का जो फॉर्मूला बताया वो बताया m3, जिस पर जाकर एंगल बना m3 और जिससे शुरू हुआ m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस 1 प्लस m1 m3। और बीटा, बी पर बनने वाला जो एंगल है वो बीटा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मैं इस तरह से एरो लगाऊंगा। अब ये क्या है, जिस पर जाकर एंगल बना, जिस लाइन पर जाकर एंगल बना, ये ए बी, उसका स्लोप है m1, जिससे शुरू हुआ उस लाइन का स्लोप है m2। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये tan बीटा का फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो एंगल है, एंगल गैमा सी पर बनने वाला एंगल, उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी, जिस पर जाकर एंगल बना दैट इज m2, जिस लाइन से एंगल बनना शुरू हुआ दैट इज m3। लिहाजा tan गैमा का जो फॉर्मूला है वो बनेगा m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये सवाल पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।